नमस्कार, आदरणीय प्राण जी और इस कार्यशाला में जुड़े हुए सभी अतिथिगण और प्रतिभागी साथियों। मैं पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा तीसरी सरकार संस्था का और प्राण जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आप सबके बीच आने का और अपनी बात रखने का। आप सब अवगत हैं कि लगभग 78% उत्तर प्रदेश जो है वो गाँव में रहता है और ये ग्राम पंचायत और प्रधान की संस्था सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। ये जो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम बनाई गई है 73वें-74वें संविधान के बाद। लेकिन बहुत से प्रधान और सदस्य अपना 5 साल का टेन्योर पूरा कर लेते हैं और उन्हें इस व्यवस्था के विभिन्न नियमों और पहलुओं के बारे में जानकारी नहीं होती। सरकार की विभिन्न विभागों की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है और आप इससे अवगत होंगे कि इफेक्टिवली लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए नॉलेज एक प्रीरिक्विजिट है। अगर प्रधान को सब चीजों की जानकारी कायदे से नहीं है तो जो लीडरशिप उनसे एक्सपेक्टेड है वो नहीं दे सकते। 33% महिलाओं के लिए आरक्षण है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि महिलाओं की कुल संख्या लगभग 40 से 45% है जीते हुए प्रतिनिधियों में, क्योंकि जो कानून है वो 1/3 से कम नहीं होना ये कहता है। तो 0.1, 0.2 भी डेसिमल के बाद आता है तो राउंड अप होता है और एक ऐड हो जाता है। तो हमारा एक्सपीरियंस यह है कि महिलाओं का कुल प्रतिनिधित्व लगभग 40% से ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। तो उनमें शिक्षा की थोड़ी कमी होने की वजह से उनको फोकस करके और बाकी प्रधानों को फोकस करके ट्रेनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ताकि वो शुरू में ही अपनी चीजों को, अपने दायित्वों को समझ सकें और उसको आगे बढ़ा सकें। वो ज्यादातर जानकारी के लिए अपने साथ काम कर रहे सचिव या ब्लॉक के स्टाफ पे डिपेंड करते हैं और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कई बार वो उनको सही सलाह या पूरी बात उनको नहीं बताते हैं। उसकी वजह से वो सही चीजें समझ नहीं पाते हैं। एक जो इन्हें लीडरशिप देने के लिए जिस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्राण जी और आपकी जो संस्था इस काम में लग रही है वो उनको उस तरह की लीडरशिप प्रोवाइड कर पाएगी। हम लोगों के यहाँ ट्रेनिंग एक बार का काम मानते हैं, जबकि ये एक रेगुलर इंटरवल पे बार बार रिपीट होते रहना चाहिए और उनका एक रिफ्रेशर की तरह भी होते रहना चाहिए। 6 समितियां प्रस्तावित हैं, प्राविधानिक है एक्ट में, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये समितियां बिल्कुल काम नहीं कर पाती हैं। अब यहाँ पे उसी तरह की स्थिति है कि कितना काम ग्राम पंचायत समितियों के थ्रू करना चाहते हैं और फिर प्रधान कितना डायरेक्टली काम करना चाहते हैं। यहाँ उसी तरह का टसल होता है कि मतलब प्रधान को ये लगता है कि समितियां मेरे अधिकार को शेयर कर रही हैं, और ये सिर्फ ग्राम पंचायत में नहीं, ये हर स्तर की सरकार में आप देखेंगे कि ये एक टसल हमेशा ही रहता है कि जो कमिटीज हैं इस तरह की और जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो कितना पावर उनको डेलीगेट करता है, ये एक हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का और टेंशन का विषय रहता है। तो बहुत से लीडरशिप, जहां बहुत स्ट्रांग लीडरशिप है, वो समितियों को अनदेखा करते हैं। और वैसे भी जो लगभग 7,32,000 सदस्य हैं समितियों में, उनका उस तरह का प्रशिक्षण होना जरूरी है ताकि वो आगे आकर और खुद भी अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझ सकें और उसको इन्फोर्स कर सकें। अभी जैसा प्राण जी कह रहे थे, 7,32,000 में आधे से ज्यादा खाली रह गए थे पहले दौर के इसमें, और दोबारा जब ये नॉमिनेशन हुआ तो जनरली सिंगल नॉमिनेशन होता है और उसी पे वो निर्विरोध लोग इलेक्ट होते हैं। तो समितियों को एक्टिव करने के लिए जरूरी है कि आपका ट्रेनिंग का फोकस प्रधान के साथ साथ समिति के सदस्यों पे भी हो। एक ये जो प्रोसेस है पंचायतों को इफेक्टिव करने के लिए, तो जरूरी है कि ग्राम पंचायत में एक कार्यालय हो। उस पर अभी सरकार बहुत एक्टिवली काम कर रही है कि एक पंचायत कार्यालय बनाया जाए पंचायत घर में और एक कर्मी लगाया जाए। अब उसका नाम कुछ भी हो सकता है, पंचायत सहायक या जो भी, ताकि नियमित ऑफिस खुल सके, वहां पे कंप्यूटर वगैरह हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, प्रॉपर हर डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स हो, बेनिफिशियरीज की लिस्ट हो, विभिन्न योजनाओं से संबंधित फॉर्म हो या ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की प्रोविजंस हो, ताकि लोग उसको एक्टिवली यूज कर सकें। ये करने से एक फोकल पॉइंट, वाकई जो सोच है इतने सालों से कि पंचायत
लोगों को लगता है कि हम कितना अपना अधिकार उनके साथ शेयर करें, इसलिए ग्राम प्रधान ज्यादातर चीजें खुद से करना चाहते हैं। और मैं ये कह रहा था कि ये हर टियर पे ये साइकोलॉजी हम लोगों को देखने को मिलती है, ये पंचायतों के लिए सिर्फ अलग नहीं है। बट फिर भी हमें समितियों को सशक्त करने के लिए उनके मेंबर्स को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, और जरूर हम लोगों को ये करना चाहिए। मैं ये बताया था कि पंचायतों में उनको इफेक्टिव करने के लिए हम लोग एक ऑफिस स्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी ये निर्णय होना है। बट पंचायत भवन में एक ऑफिस नियमित रूप से स्टैब्लिश हो और खुले, इसके लिए एक पंचायत सहायक की भी अपॉइंटमेंट की बात चल रही है। वहाँ पे सीएससी को भी ले जाना और बीसी सखी जो बैंकिंग से संबंधित है उनको ले जाकर, ताकि एक एक्टिव हब के रूप में वो बने और वहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम्स की जानकारी, फॉर्म भरने के एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस, इन सब का वहाँ पे प्रोविजन हो। ये प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ सके और ट्रांसपेरेंसी भी वहाँ पे बढ़ सके। प्रधान का रोल अभी तक और पंचायतों का ज्यादातर बेनिफिशियरीज के सिलेक्शन तक सीमित है, लेकिन एक डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को, माल न्यूट्रिशन से संबंधित जो प्रोग्राम है उनके इम्प्लीमेंटेशन में, हेल्थ से संबंधित स्कीम्स में होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो इनका फोकस ज्यादातर सीएफसी, एसएफसी से जो पैसा मिला है उससे कुछ काम करने के लिए, या फिर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या पीएमएवाई और रूरल डेवलपमेंट की जो स्कीमें हैं उस तक सीमित रहते हैं। तो तमाम विभाग हैं जिनकी स्कीम्स गांव में इंप्लीमेंट हो रही है, उन सब के बारे में प्रधानों को जानकारी देना बहुत जरूरी है। अभी कोरोना के माहौल में, पैंडेमिक्स में क्या रोल हो सकता है पंचायतों का, यहाँ निगरानी समितियां बनाई गई हैं हर पंचायत में जो काफी मदद कर रही हैं लोगों को कोरोना से फाइट करने में, लेकिन इनका और क्या रोल हो सकता है सैनिटेशन, सैनिटाइजेशन ये करने में और पैंडेमिक से फाइट करने में, इसके बारे में भी बात होनी चाहिए। हम लोगों का एक ये भी प्रयास है कि आईसीडीएस, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इनके जो स्कीम्स हैं इनके बारे में भी प्रधानों को अपनी ट्रेनिंग में हम लोग बताएं और इनको उसके बारे में ज्यादा जागरूक करें। एसडीजी गोल्स जो हैं आपके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, एनएफएचएस की जितनी स्टडीज हैं, इन पे यूपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो क्यों ना हम लोग पंचायतों को इसके लिए थोड़ा मोटिवेट करें और ट्रेन करें कि इसमें भी उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के बारे में, एंटरप्रेन्योरियल स्किल या उस तरह की, जैसे दाल मिल, राइस मिल या जो भी लोकल सिचुएशन अलाउ करती है, उस तरह के एंटरप्राइजेस को डेवलप करने के बारे में भी पंचायतें अगर काम करें एसआरएलएम के थ्रू या इंडिपेंडेंटली, तो एक अच्छा माहौल बन सकता है वहां पे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फैसिलिटेट करने के बारे में पंचायतें अभी बहुत ध्यान नहीं लगाती। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओन सोर्स रेवेन्यू जनरेशन का, जिसके बारे में आपने अभी चर्चा की। यूपी में ये न के बराबर है, तो एक ये भी होना चाहिए कि क्या क्या सोर्स हो सकते हैं जिससे ये रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। टैक्सेशन तो अपनी जगह पे है, बट तालाबों के पट्टे से, दुकानों से, और क्या क्या सोर्सेज इनको रेवेन्यू दे सकते हैं, ये जरूरी है। क्योंकि अभी बहुत मैसिव डिपेंडेंस है एसएफसी और सीएफसी या सरकार के डिवोल्यूशन पे, और मेरा अपना ये मानना है कि अपना रिसोर्स इनका बढ़ने से जो इनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है और जिस स्तर से ये ब्लॉकों से और जिलों से इंटरेक्ट करेंगे, उस साइकोलॉजी में परिवर्तन आएगा अगर पंचायत के पास अपने रेवेन्यू सोर्स जनरेट करने का मादा है और वो उस तरह का सिस्टम अपना बनाते हैं। हम लोग के देश में पंचायतें अलग अलग स्तर पे विकास की दृष्टि से हैं। महाराष्ट्र में रालेगांव सिद्धि वगैरह है जो कि पूरा वाटरशेड बेसिस पे प्लानिंग करता है, कितना बारिश हो रहा है उसके हिसाब से कहाँ कौन सा क्रॉप लगेगा ये तय करता है। और उस तरह की स्थिति में यूपी की पंचायतें अभी नहीं पहुंची हैं, लेकिन ये एक मौका है जब मैं आपको बताऊं कि लगभग 60% जो प्रधान इस बार चुनकर आए हैं वो 20 साल से लेके, मतलब 21 साल से लेके और 40 साल की उम्र के बीच में सब नए लोग हैं, और इसमें 27 पीएचडी स्कॉलर्स हैं, कई लोगों ने एमबीए कर रखा है। तो ये एक बहुत नया सा मिक्स इस बार आया है जो बहुत उत्साही है। एक दौर की मीटिंग मुख्यमंत्री जी के स्तर पे उनकी वीडियो के थ्रू हुई है, और उस समय जो हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया था वो काफी उत्साहजनक है। मतलब काफी पढ़े लिखे लोग और जागरूक लोगों ने इस बार चुनाव में भाग लिया है और लोगों ने उनको जिताया है।
तो ये एक मौका है हम लोगों के पास कि पंचायती राज व्यवस्था की जड़ को मजबूत कर सकें और फिर गांव के विकास को एक नई गति दे सकें। मेरी गुजारिश होगी आप सबसे कि आपके जो ये ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनर के लिए हो रहा है, इसमें अच्छे से कुछ नए सब्जेक्ट्स के ऊपर आप चर्चा करें और जब ट्रेनिंग दें तो उनकी भी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या आकांक्षाएं और अपेक्षाएं हैं, उसको भी थोड़ा आप दर्ज करें ताकि ये टू वे प्रोसेस हो सके। और आपका जब ये ट्रेनिंग खत्म हो तो उसके बाद हम बैठकर और ये विचार कर सकें कि क्या चीजें हम वहां पे लागू कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।